गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की हमारी सीरीज में आज हम 6 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और शुरुआत करेंगे यहाँ पे वेरियस टॉपिक्स के साथ। तो टॉपिक्स जो डिस्कस करने वाले हैं आज हम डेयरिंग सिटीज 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। देन जू इन्फेक्शन के बारे में देखेंगे, शू भी कह सकते हैं इसको। देन न्यू सेलेडोनिया एरिया के बारे में न्यूज में दिया हुआ था। कैंपा के ऊपर एक आर्टिकल दिया गया था, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। देन एक एमसीक्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। देन वर्ल्ड टीचर्स डे को यहाँ पे देखेंगे। नार्को एनालिसिस के ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इंडिया पीवीएच 2020 जो प्रोग्राम है इसके ऊपर भी डिस्कशन हमारा रहेगा। देन मिनी ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया ये देखेंगे। फाइनली शौर्य मिसाइल के बारे में देखेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। तो टेक अ डीप ब्रेथ, पिक योरसेल्फ अप, डस्ट योरसेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मुझे कुछ एस्पिरेंट्स के मैसेजेस आए कि उनको प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो टफ लगा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद इस बार उनका नहीं हो पाएगा, ये उनका पहला अटेम्प्ट था। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि उनको डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो रही है। तो कोटेशन उन्हीं लोगों के लिए। टेक अ डीप ब्रेथ, पिक योरसेल्फ अप, डस्ट योरसेल्फ ऑफ एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। देखिए 2 दिन का दुख आपने मना लिया, आई थिंक दैट्स इनफ। जिन लोगों का अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उन लोगों के भी मैसेजेस हैं मुझे, कांग्रेचुलेशंस टू देम। उनको मेंस की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए बिकॉज दिस इज द हाई टाइम कि उनको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों के भी मैसेजेस हैं जो ये कह रहे थे कि वो श्योर नहीं है कि उनका एग्जाम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। उनको भी मैं ये कहूंगा, जैसे मैंने पहले कहा, कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड उन लोगों के भी मैसेजेस हैं जो काफी हद तक श्योर थे कि इस बार उनका एग्जाम नहीं हो पाएगा, तो उनको इस चीज को लेकर स्ट्रेस में आने की बजाय अपने ऊपर काम करना दोबारा से शुरू करना होगा। दे हैव टू गेट अप, पुरानी चीज को भूलकर उससे सीख लेकर आगे बढ़ना होगा और दोबारा से उनको एक शुरुआत करनी होगी नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि जो इस बार गलतियां हुई हैं वो दोबारा से ना हो। ठीक है, तो यहां पे मैं बार बार कहता हूं, इसी वजह से रिवीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और जो न्यूज़पेपर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस बार आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस आप करते हैं वो काफी नहीं होता है आपका कवर करने के लिए। न्यूज़पेपर के अंदर जो चीजें दे रखी होती हैं और जो करंट अफेयर्स होता है वो कहीं ना कहीं आपको जो स्टैटिक पोर्शन होता है उससे कनेक्ट करके ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके अपर 2 ब्रैकेट्स में स्कोर है देन यू विल बी इन द सेफ जोन। आपको कोशिश पूरी ये करनी है कि 6 या 6 से ज्यादा आपका स्कोर है। जब तक 6 स्कोर नहीं आएगा ना, आपको इस चीज को ट्राई करते रहना चाहिए। अदरवाइज देखिए, अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे यहां पर 6 स्कोर नहीं आ रहा है, रिवीजन करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में भी परफॉर्मेंस जो है वो सब स्टैंडर्ड रहने वाली है। तो आप कोशिश करिए, एक बार में 6 नहीं आता है तो दोबारा अटेम्प्ट करिए, दोबारा अटेम्प्ट करिए। जब तक आपके 6 या 6 से ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, यू हैव टू कीप ऑन अटेम्प्टिंग। इसे रिवाइज करना काफी जरूरी है ताकि आप इंश्योर कर सके कि जब यूपीएससी का एग्जाम होगा वहां पर आपका स्कोर एक सेफ जोन में फॉल करे और फिर आपको सोचना ना पड़े कि आपको मेंस की तैयारी करनी है या नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं आज, जो कि डेयरिंग सिटीज 2020 के बारे में है। न्यूज़पेपर में दिया गया था डेयरिंग सिटीज के बारे में। 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहली कहती है इट इज अ वर्चुअल एक्शन ओरिएंटेड फोरम टू रिकॉग्नाइज एंड एम्पावर अर्बन लीडर्स। अर्बन लीडर्स को एम्पावर और रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एक एक्शन ओरिएंटेड फोरम है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीन पीस। ग्रीन पीस के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और इवेंट जो है हेल्प करता है टू सेट अप द कोर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ COP26। COP 26 के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में डेयरिंग सिटीज 2020 जो है हेल्प करता है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो डेयरिंग सिटीज के बारे में देखिए, जो भी चीजें आपने इस बार भी पेपर देखा होगा, एनवायरमेंट और इकोलॉजी का जो सेक्शन था वो काफी ज्यादा पूछा गया था। तो जब भी न्यूज़पेपर में एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेकर कोई भी चीज डिस्कस होती है तो वहां पर आपको खास तौर पे ध्यान देना है और अपने नोट्स भी बनाने हैं। इज इट अ वर्चुअल एक्शन ओरिएंटेड फोरम? यस, ये एक वर्चुअल एक्शन ओरिएंटेड फोरम है। क्या? डेयरिंग सिटीज 2020, जो कि अर्बन लीडर्स को एम्पावर और रिकॉग्नाइज करने के लिए है। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो 5 अर्बन लीडर्स में से एक होंगे जो कि डेयरिंग सिटीज 2020 की जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 7 अक्टूबर को, इसके अंदर स्पीच देंगे। दिल्ली सीएम के अलावा बोगोटा के जो डिसीजन मेकर्स है कोलंबिया से, उनको बुलाया गया है। साओ पौलो ब्राजील से बुलाया गया, लॉस एंजलिस यूएसए से, एंटेबी युगांडा से। ये वेरियस लीडर्स को यहां पर बुलाया गया ताकि किस तरीके से क्लाइमेट इमरजेंसी और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के जो चैलेंजेस हैं, अगेन देखिए एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, उसको कैसे डील किया जा सकता है इस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है और साथ में ही COP 26 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पे अचीव करने के लिए ये कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ICLEI, जो कि एक लोकल गवर्नमेंट
सस्टेनेबिलिटी के लिए है, एक ग्लोबल नेटवर्क है और इस ग्लोबल नेटवर्क के अंदर 1750 से ज्यादा लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट जो होती है वो कमिट करती है अपने आप को सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो ICLEI के द्वारा एक फेडरल सिटी ऑफ बोन जो कि जर्मनी में फॉल करती है, इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, ना कि ग्रीन पीस ने। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, डेयरिंग सिटीज 2020 COP 26 के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगी और अर्बन लीडर्स के यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी। साथ में बात करी जाएगी कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पर सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शू इन्फेक्शन के बारे में पूछा गया। शू इन्फेक्शन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट इज CPMB, उन्होंने अनकवर किया है किस चीज को? मैकेनिज्म बाय विच बैक्टीरियम कोल्ड शू जो है वो इंटरैक्ट करता है किसी पर्टिकुलर चीज के साथ। अब वो क्या है वो हम यहां पे देखेंगे। इट मेनली इंटरैक्ट्स विद राइस प्लांट्स एंड कोज डिसीज। क्या ये राइस प्लांट्स के साथ इंटरैक्ट करता है और डिसीज को कॉज करता है? इट इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल ब्लाइट, इसे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहा जाता है। शू इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पर देखिए इस बार भी बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है करंट अफेयर्स में, इसके ऊपर क्वेश्चंस थे काफी और ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर आपने नहीं पढ़े हो तो उसका आंसर करना डिफिकल्ट था। तो इस तरीके के क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले जो करंट अफेयर्स होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किए जाए। सोचिए फिलहाल अभी यहां पर, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये क्या मेनली इंटरैक्ट करता है राइस प्लांट्स के साथ? तो यस, राइस प्लांट के साथ इंटरैक्ट करके डिसीज को कॉज करता है और इसे बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। शू जो है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। शू जो है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। देखिए, ग्राम स्टेनिंग मेथड जो है ना, एक बैक्टीरियल डिफरेंशिएशन का मेथड होता है जिसके अंदर जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो होता है उसको रिटेन करके नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसका डिफरेंस है। इसके अलावा नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है, ग्राम बैक्टीरिया, वो हर जगह पाया जाता है, वर्चुअली ऑल ओवर द एनवायरमेंट जो कि अर्थ के ऊपर है, जहां पे लाइफ को सपोर्ट किया जाता है, वहां पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको मिल जाता है। और जो ये शू बैक्टीरिया जो कि पेडी को हमारा इफेक्ट करता है, राइस को इफेक्ट करता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यील्ड लॉसेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हमारी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है इस पर्टिकुलर शू इन्फेक्शन की वजह से। पानी के थ्रू भी ये फैल सकते हैं और हवा जो होती है उसके थ्रू भी ये स्प्रेड कर सकते हैं राइस पेडी फील्ड्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। बेसिक डिफरेंस जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में है वो आप इस स्लाइड के थ्रू देख सकते हैं। इस बार भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जिसमें प्लांट और एनिमल के बारे में डिफरेंस पूछा था कि मेम्ब्रेन किस में होती है, किस में नहीं होती है, सेल वॉल किस में होती है, किस में नहीं होती है। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के ऊपर सिमिलर तरीके की चीज पूछी जा सकती है अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉक्सिन्स किस किस तरीके के प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, लिपिड एंड लिपोप्रोटीन जो कॉन्टेंट होता है वो किस में कैसा होता है। तो बहुत ज्यादा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा तो इसके ऊपर बनाया जा सकता है। अदरवाइज अगर शू इन्फेक्शन जो है ये भी मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यू सेलेडोनिया के बारे में है। पूछा कि न्यू सेलेडोनिया के कहाँ पे लोकेट करता है? क्या ये अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन? रिसेंटली न्यूज में था, क्यों था वो भी हम देखेंगे, बट पहले आंसर सोचिए इसका। चलिए, तो रिसेंटली फ्रेंच की टेरिटरी है न्यू सेलेडोनिया, इसने वोट किया है कि ये इंडिपेंडेंस नहीं चाहते हैं फ्रांस से। यहाँ पे एक रेफरेंडम जो था अभी रिसेंटली कराया गया था एंड इन द रेफरेंडम दे वोटेड अगेंस्ट इंडिपेंडेंस। वो फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं। न्यू सेलेडोनिया जो है फ्रांस के साथ ही रहना चाहता है। लोकेट कहाँ करता है? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पैसिफिक ओशन में ये लोकेट करता है। रेफरेंडम जो है इट वॉज अ पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्लान जो कि 1998 में नोमिया अकॉर्ड थी। एक नोमिया अकॉर्ड के अंदर ये अग्री किया गया, तो उसके अंतर्गत रेफरेंडम कराया और ये फ्रांस के फेवर में ही गया। न्यू सेलेडोनिया जो है इसको 1774 में डिस्कवर किया गया था बाय ब्रिटिश नेविगेटर जेम्स कुक। ठीक है, और फ्रांस ने इसे 1853 में अनेक्स कर लिया था। ठीक है, 1946 में न्यू सेलेडोनिया जो था ये एक ओवरसीज टेरिटरी बन चुका था क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो थे वो अब तक उभर चुके थे। और 1953 में फ्रेंच सिटीजनशिप हैड बीन ग्रांटेड टू ऑल न्यू सेलेडोनियंस। तो फ्रेंच सिटीजनशिप जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइलैंड के अंदर दे दी गई थी रिगार्डलेस की उनकी एथनिसिटी क्या है। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया। सो दिस इज न्यू सेलेडोनिया, देख सकते हैं। चलते हैं, ओवरसीज फ्रेंच टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैंपा के बारे में है, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। रिसेंटली कैंपा के ऊपर एक स्टडी जो है वो निकल के आई है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को लेकर ये स्टडी आई है। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसकी न्यूज़ के बारे में देखेंगे। कैंपा के बारे में पूछा है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, इकोलॉजी एनवायरमेंट, बार बार कह रहा हूँ कि वैसे तो इसकी एक सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी एनवायरमेंट के, जिसमें जो बेसिक आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस भी थे, उसको हम पूरा 100% जो है कवर करेंगे। जो शंकर आईएएस की बुक है एनवायरमेंट की, उसको पूरा कवर करेंगे, और एनसीईआरटी के एरिया से जहां जहां पे भी एनवायरमेंट का पोर्शन दिया है उसे कवर किया जाएगा उसके अंदर। हालांकि फिर भी जो करंट अफेयर्स में एनवायरमेंट इकोलॉजी अपीयर होती है एवरीडे बेसिस पे, जैसे अभी स्टडी निकल के आई है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कैंपा के बारे में पहली स्टेटमेंट है, इट वर्क्स एज अ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर यह काम करती है। इसे चेयर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, इट इज चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर। 90% ऑफ कैफ मनी, दैट इज जो आपकी कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड के अंदर जो पैसा होता है, इज टू बी गिवन टू द स्टेट्स, वाइल 10% जो होता है वो सेंटर रखता है। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन, नाम से पता चल रहा है किसी चीज को कॉम्पनसेट किया जा रहा है। तो होता क्या, देखिए मान लीजिए एक जगह पे फॉरेस्ट था, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस जो थे वो हमने स्टार्ट करे, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट की, तो यहाँ से फॉरेस्ट को हटाना पड़ा। तो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज आती है वो ये कहती है कि जो ये फॉरेस्ट है इसका पूरा खर्चा कहीं और, इस फॉरेस्ट को बसाने का पूरा खर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 10,000 ट्रीज थे, तो इन 10,000 ट्रीज को कहीं और लगाया जाएगा, और ये पूरा खर्चा कौन करेगा, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो यहाँ पे सेटअप करी गई है वो करेगी। लेकिन यहाँ पे रिसेंटली इस कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन के अंदर जो पूरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट लगाए गए थे, उसको जब ये देखा गया तो पाया गया कि सिर्फ 10% सेपलिंग्स जो है वो लगी है। तो मान लीजिए यहाँ पे 10,000 ट्रीज को काटा गया था, अगर 10,000 ट्रीज वाले फॉरेस्ट को यहाँ पे हटाया गया था ताकि इंडस्ट्रीज लगाई जा सके, तो वहां पे सिर्फ इसका 10% मतलब 1,000 ट्रीज ही वहां पर लगाए गए, सेपलिंग्स लगाई गई, और उसमें से भी जो भी सर्वाइवल रेट था वो 3.6% था। मतलब अगर 1,000 सेपलिंग्स लगाई गई, उसमें से सिर्फ 3.6% सेपलिंग्स ही जो थी वो पेड़ आगे जाके बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे नुकसान काफी हो रहा है अगर देखा जाए फॉरेस्ट को, और हमारी इकोलॉजी को, हमारी बायोडाइवर्सिटी को। और इसकी वजह से, क्योंकि हम डेवलपमेंट के पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन इकोलॉजी का जो कॉम्पनसेशन करना चाहिए था वो पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। कैंपा जो है, यस, एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे काम करती है। इसकी जो चेयरमैनशिप होती है वो बेसिकली होती है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पास। और टेक्निकल असिस्टेंस देनी हो, मॉनिटरिंग देनी हो, या फिर किसी भी कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन एक्टिविटी का इवैल्यूएशन करना हो, तो वो काम इसके द्वारा किया जाता है। तो यस, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे तो काम करती है, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंस का काम इसी के हाथ में होता है। बट इट इज नॉट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, इट इज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे 90% कैफ मनी जो होती है वो स्टेट्स को दी जाती है। तो यस, 90% कैफ मनी जो होती है वो स्टेट्स को दी जाती है, और 10% जो कैफ मनी होती है वो सेंटर अपने पास रखते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। चलिए देखिए, न्यूज में भी जो इन्फोग्राफिक दिया था उसमें यही बताया गया कि कैंपा फंड जो होता है एक नेशनल लेवल कॉर्पस फंड होता है, जिसमें कॉम्पनसेशन का पैसा रखा जाता है। मान लीजिए 10,000 ट्रीज काटे गए, तो इसकी कॉम्पनसेशन का, इसकी मॉनेटरी वैल्यू जो होगी वो इसके अंदर डाला जाएगा ताकि कहीं और फॉरेस्ट को बसाया जा सके। फंड को यूज किया जाता है कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए। एफोरेस्टेशन की जो एक्टिविटी होती है जो कि कॉम्पनसेटरी तौर पर करी जा रही होती है, उसके लिए इस फंड को रखा जाता है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस पैसे को यूज किया जाता है। फॉरेस्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए भी इस पैसे को यूज किया जाता है, जो कि 90% रिस्पेक्टिव स्टेट्स को दे दिया जाता है और 10% सेंटर के पास रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रो पावर कैपेसिटी के बारे में पूछा गया। हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? तमिलनाडु में है, केरला में, हिमाचल में या असम में? सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंट अभी जो स्टडी करी गई, जो अभी हम देख रहे थे कैंपा को लेकर, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट था उसको, वो काफी कंट्रोवर्सी में था। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो कैंपा करके जो हमारा कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन एक्ट होता है वो था, हमने डिस्कस कर लिया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया था, और सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो किसके पास है? वो है हिमाचल प्रदेश के पास। सी हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रो पावर की बात करी जाए तो हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है 10,000 मेगावाट के आसपास है कंट्री के अंदर, इस पर्टिकुलर स्टेट में। और ये कहां पे लोकेट करती है? सतलुज बेसिन किन्नौर के पास। आप मुझे बताइएगा कि सोलर पावर जो है सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास है?
मतलब सोलर पावर कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा जनरेट करता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे कि हमने हाइड्रो पावर में हिमाचल प्रदेश का नाम देखा, एच से हाइड्रो पावर है, एच से हिमाचल आप याद कर सकते हैं। सोलर पावर का आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, ओके उससे पहले प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है, आप इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे डायरेक्टली exam.netmock.com पे जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसमें वीडियो डिस्कशन रहेगा, वो भी मिल जाएगा। साथ में ही प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अलावा आपको इसमें गाइडेंस जो होगी वो भी मिलेगी। सीसेट के जो टेस्ट सीरीज होती है, लास्ट ईयर के जो पेपर्स है वो मिल जाएंगे। इसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग की जो टेस्ट सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इसमें अवेलेबल कराई जाएगी। स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये मिल जाएगी। स्पेक्ट्रम थ्रू एनिमेशन की सीरीज के साथ इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू, जिसमें पूरी लक्ष्मीकांत की बुक को कवर किया जाएगा एमसीक्यू के थ्रू, जैसे कि स्पेक्ट्रम की बुक को एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर की सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जिसे एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं, और साथ में जो आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं exam.netmock.com के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है वर्ड्स टीचर्स डे के बारे में। पूछा गया वर्ड्स टीचर्स डे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंटरनेशनल टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को एंड आईएलओ। यूनेस्को और आईएलओ के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, हो सकता है। थीम फॉर वर्ल्ड टीचर्स डे 2020 इज टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। तो इस बार का जो थीम है वो इसके अंदर मेंशन किया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली अक्टूबर 5 को, कल ही वर्ल्ड टीचर्स डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया टीचर्स डे है वो सितंबर 5 को, मतलब एक महीना पहले सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे बताइएगा, हमने ये डिस्कस किया था सितंबर 5 को जो हमने वर्ल्ड इंडिया टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था, वो किसकी मेमोरी में किया था, किसके नाम के ऊपर इंडिया का जो टीचर्स डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स की बात करें तो इंटरनेशनल टीचर्स डे जो है वो यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और साथ में इसमें यूनिसेफ भी होता है और आईएलओ भी होता है, के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और इस बार का जो थीम देखें तो इस बार का थीम टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट दी गई है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नार्को एनालिसिस के बारे में पूछा गया। नार्को एनालिसिस को लेकर आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा कौन सा कथन गलत है। पहली कहती है द एविडेंस एक्ट विच इज द प्राइमरी लॉ ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू नार्को एनालिसिस। तो एविडेंस एक्ट जो होता है वो नार्को एनालिसिस को लेकर साइलेंट है। सेकंड कहता है इट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर जो आपको राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन दिया गया है, ये उसके अंदर गारंटी किया गया है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की 2010 की जजमेंट है, जिसके हिसाब से नार्को एनालिसिस को इंट्रूजन माना जाता है इनटू पर्सन्स मेंटल प्राइवेसी। तो मेंटल प्राइवेसी के अंदर इसे इंट्रूजन माना जाता है, और इसी वजह से इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी जाती जब तक कि खुद बंदा ना चाहे कि उसके ऊपर करा जाए। नार्को एनालिसिस के अंदर होता है कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट दैट इज मेड बाय सेमी कॉन्शियस पर्सन से जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, और उससे स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो ली जाती हैं। एंड दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट जनरली एडमिसिबल इन द कोर्ट्स। जनरली कोर्ट्स के अंदर ये एडमिसिबल नहीं होती है। ये जो टेक्निक्स होती हैं वायलेट करती है फंडामेंटल राइट, जो कि आपका आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया, जो कि ये कहता है नो पर्सन हु इज एक्यूज्ड, जो भी इंडिविजुअल जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगाया है किसी भी क्राइम का या किसी भी ऑफेंस का, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ताकि वो अपने अगेंस्ट में ही विटनेस बन जाए। ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आप उसको फोर्स नहीं कर सकते अपने अगेंस्ट में गवाही देने के लिए, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते अपने ही आपको इंक्रिमिनेट कराने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ देता है, तो ये आर्टिकल 21 के अंडर में नहीं है, आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 के अंडर में दिया गया है। अगर हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो ये नार्को एनालिसिस के ऊपर ये चुप है, इसने ज्यादा कुछ इसमें चीजें नहीं दी गई। इट इज साइलेंट ऑन नार्को एनालिसिस। आपको इनकरेक्ट बताना था, तो इस वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोचिए, आंसर विल बी ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में कुछ और चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप आईपीएस में जाना चाहते हैं तो ये चीज आपको काफी हेल्प करने वाली है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली वही कह रहा है कि काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है जो इंडिविजुअल होता है, और झूठ बोलना
टू स्पीक द लाई, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपली फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं और ऐसे फैक्ट्स जो कि उसने खुद एक्सपीरियंस किए होते हैं तो उसको उन फैक्ट्स के बारे में जानकारी होती है एंड देयरफॉर मैनिपुलेशन जो होता है उस पर्टिकुलर सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इंडिविजुअल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि PVH 2020 को लेके इंडिया PVH 2020 के बारे में न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था। इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है उसके पास सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी अगर पूरे वर्ल्ड में बात करी जाए। कटिंग एज गीगा स्केल सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड्स ऑन 3 पिलर्स, अगर हम कटिंग एज गीगा स्केल सोलर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें जिसके बारे में न्यूज में जिक्र किया गया था वो बेसिकली 3 पिलर्स के ऊपर आधारित है। थर्ड, इंडिया हैज एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। यहाँ पे 2030 के इंडिया के टारगेट की बात करी गई है कि 100 गीगावाट हमारा टारगेट है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। जब पेरिस में 2015 में समिट हुई थी तो इंडिया ने INDC दिया था, इंटेंशनली नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, और उसके अंदर कहा गया था कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से कॉम्पीट करेंगे और इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ताकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूज किया जा सके। इंडिया का जो PVH 2020 है वो इसी पर्टिकुलर INDC को अचीव करने में काफी इंपॉर्टेंट आप कैटलिस्ट के तौर पे इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग एज PV मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया यूनिट्स लगाने की बात करी गई है। PV है फोटोवोल्टिक की बात हो रही है जो कि यूज किया जाता है सोलर एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इन्वेस्ट इन इंडिया के अंतर्गत कहा है कि इंडिया PVH 2020 जो है यहाँ पे जो सिंपोजियम है वर्चुअली इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा October 6 को। इसे ऑर्गेनाइज आज किया जा रहा है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट सोलर कैपेसिटी कंट्री है, तो ये लार्जेस्ट नहीं है, 3rd लार्जेस्ट है, तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बात करी जाए हमारा जो टारगेट है 2030 के लिए, तो ये टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 450 गीगावाट है जिसमें 300 गीगावाट तो सिर्फ सोलर एनर्जी ही है। तो यहाँ पे जो टारगेट दिए वो भी गलत दिया गया है। लेकिन कटिंग एज गीगा स्केल सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है 3 पिलर्स उसके हैं, बिल्कुल सही बात करी गई है। कौन कौन से 3 पिलर्स हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा, बट ये ध्यान रखिएगा कटिंग एज PV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया के अंदर लगाने की बात करी गई है और इसी की वजह से एक सिंपोजियम वर्चुअली सिंपोजियम जो है आज उसे किया जाएगा October 6, 2020 को इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। यहाँ पे जो 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये टिकी हुई है वो है डिसरप्टिव PV chemistries, manufacturing by custom engineered advanced production equipments, utilization of innovative BOM components like special glasses and coating। देखिए जो सोलर एनर्जी के PV सेल्स हुआ करते थे फोटोवोल्टिक सेल, इसकी कीमत पहले काफी ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। इस वजह से पर यूनिट जो हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते थे उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे इस कॉस्ट को हम नीचे लेके आ रहे हैं। खासतौर पे इंडिया जो है वो कटिंग एज रिसर्च कर रहा है फोटोवोल्टिक के अंदर ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आई जा सके जिसकी कीमत काफी कम हो, और यहाँ पे PV की कीमत काफी कम होगी तो पर यूनिट जो बनाई जाएगी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी वो भी काफी कम होगी। क्योंकि देखिए सन जो एनर्जी है, सन की जो एनर्जी है वो तो अनलिमिटेड है और फ्री है, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए जो डिवाइसेस आपके यूज होते हैं कहीं ना कहीं उसकी कीमत कम होगी, तभी तो हम यहाँ पे एक लार्ज स्केल मासिव स्केल पे इंडिया के अंदर इसे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये जो चीज है पूरा इसी चीज पे डिपेंड करती है कि पर यूनिट कॉस्ट हम कितनी जनरेट कर पा रहे हैं। जितनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसके अंदर लेके आएंगे अपनी कंट्री में इसे प्रोड्यूस करेंगे उतना इंडिजिनाइजेशन ज्यादा होगा और पर यूनिट जो खर्चा होगा, पर यूनिट जो कॉस्ट होगी वो भी काफी कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मिनी ऐप स्टोर हैज बीन लॉन्च्ड बाय, अभी रिसेंटली किसी ने मिनी ऐप स्टोर जो है उसको लॉन्च किया। क्या मेटी ने किया है, पेटीएम ने किया है, गूगल ने किया है या नन ऑफ द अबव? सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अभी पेटीएम की जो एप्लीकेशन थी, पेटीएम ऐप को ऐप स्टोर से हटा दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पे प्ले स्टोर जो था उससे भी हटा दिया गया था फॉर वेरियस रीजंस, वो आपने न्यूज डेफिनेटली देखी होगी। तो पेटीएम ने इसी चीज को काउंटर करने के लिए अपना एक मिनी ऐप स्टोर जो है वो बनाने की बात करिए। मिनी ऐप जो होगा कस्टम बिल्ट मोबाइल वेबसाइट्स होंगी जो कि ऐप लाइक एक्सपीरियंस जो है वो देंगी। पेटीएम विल ऐड अ न्यू सेक्शन इसकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर जहां पे मिनी ऐप्स जो होंगे वो लिस्ट किए होंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नॉलेज के लिए इसे जान लीजिए, पूरी जो कंट्रोवर्सी थी वो तो आपने पेटीएम को लेकर देखी ही होगी जब प्ले स्टोर ने इस पर्टिकुलर ऐप को यहां से हटा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। आज का लास्ट क्वेश्चन बात करता है 10th को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट के मिसाइल? के मिसाइल के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है शौर्य इज अ लैंड बेस्ड पैरेलल ऑफ द सबमरीन लॉन्च्ड K-15 मिसाइल। शौर्य जो भी मिसाइल लॉन्च करी गई है ये किसके पैरेलल है? सबमरीन लॉन्च्ड K-15 मिसाइल के बराबर की ये मिसाइल है। सागरिका इज ए के मिसाइल, सागरिका जो है वो एक के मिसाइल है।
एंड के मिसाइल्स आर कोऑर्डिनेटेड आफ्टर लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो के मिसाइल जो है उनको कोऑर्डिनेट किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो शौर्य मिसाइल अभी न्यूज में थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, बट यस इट इज अ लैंड बेस्ड पैरेलल वर्जन ऑफ K-15 मिसाइल। K-15 कौन सी है? K-15 का नाम है K-15 सागरिका। ठीक है, ये सबमरीन बेस्ड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, दैट इज SLBM है ये। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है और सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है सागरिका इज द के मिसाइल वो भी करेक्ट हो जाती है। और के यहाँ पे स्टैंड्स फॉर कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर ही के मिसाइल जो है वो कोड नेम करी गई है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर के मिसाइल्स का नाम रखा गया है। सागरिका इज द K-15 मिसाइल, जो कि शौर्य एक उसकी लैंड बेस्ड इक्विवेलेंट है। आंसर हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं शौर्य की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी जो स्ट्राइक रेंज है टारगेट 800 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, लाइटर है, इजियर है कंपेयर टू जो ओल्ड हमारी मिसाइल्स हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में। और जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो K-15 मैंने आपको सागरिका बताई उसका ये एडवांस वर्जन है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइट के बारे में बात करी जाए तो 10 मीटर इसकी हाइट है, 74 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और 6.2 टन इसका वजन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट तो हमारी रिवीजन ही आ गई है, तो 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और जो विनर है इस बार की उनको भी देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने रिवीजन करते हैं। डेयरिंग सिटीज के बारे में देखा था। डेयरिंग सिटीज जो है बेसिकली यहाँ पे जो सीएम ऑफ दिल्ली है वो यहाँ पे जाएंगे और काफी दूसरी जो सिटीज है वहां के जो हेड है उनको भी बुलाया गया है। ऑर्गेनाइज किया था ICLEI ने और फेडरल सिटी ऑफ बॉन ने। ध्यान रखिएगा COP26 के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा इसको। फिर हमने शू इन्फेक्शन के बारे में देखा था। राइस प्लांट्स के अंदर ये फैलता है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस जो था वो इस स्लाइड से आप देख सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। न्यू कैलेडोनिया के बारे में देखा था, अभी यहाँ पे रेफरेंडम हुआ है इसी वजह से न्यूज में था। पैसिफिक ओशन में ये फॉल करता है, देख सकते हैं फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है ये। देन हमने देखा था कैंपा के बारे में, तो 90% पैसा स्टेट्स को दे दिया जाता है, 10% सेंटर रखता है और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का ये बेसिकली काम करता है, एडवाइस का काम करता है। टेक्निकल असिस्टेंस के बारे में बात करनी हो या फिर कॉम्पनसेशन के रिलेटेड एक्टिविटीज के इवैल्यूएशन के बारे में बात करनी हो, हेड कौन करता है? इसको हेड करते हैं मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको हेड करते हैं, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश को लेकर ये न्यूज में था। फिर हमने देखा था हाइड्रो पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, आप मुझे सोलर पावर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था। उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में। थीम हमने डिस्कस किया था यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 5 को, सितंबर 5 को हम इंडिया का टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और किन के नाम पे करते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाको एनालिसिस के बारे में, एविडेंस एक्ट जो है वो बिल्कुल शांत है इसके ऊपर और यहाँ पे आर्टिकल जो इन्वॉल्व है वो है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होता है यहाँ पे। फिर हमने देखा था इसके बाद PVH के बारे में, फोटोवोल्टिक जो है आप यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। 450 का गीगावाट का हमारा टारगेट है और यहाँ पे 3 इसके बेसिक पिलर हमने देखे थे। सोलर कैपेसिटी में इंडिया का रैंक 3rd है। फर्स्ट और सेकंड कौन है आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो। देन हमारा डिस्कशन हुआ था मिनी ऐप के बारे में, पेटीएम इसको लेके आया है। और फाइनली हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर के मिसाइल के बारे में, सागरिका के मिसाइल के बारे में देखा था। शौर्य जो है वो इक्विवेलेंट है, इसकी लैंड बेस्ड इक्विवेलेंट है और एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर ये पूरी सीरीज का नाम रखा गया है। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे बताइएगा रेस 2020 क्या है। पिछली बार हमने डिस्कस किया था रेस 2020 के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था शिल्पा GN ने उसका करेक्ट आंसर दिया। तो शिल्पा आप हमें netmockprep@gmail.com पे मेल करके बताइएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जितना भी कम स्कोर किया हो इसमें घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे वो इंप्रूव हो जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और कोई भी आपका डाउट है वो भी आप मुझसे PDF जहाँ पे मिलेगी आपको, वहाँ पे मेरा नाम भी दिया होगा, उससे थ्रू आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं मिलता रहे, क्योंकि अभी कल्चर के जो MCQs है वो हम कल से डालना शुरू करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।